नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी कुंडली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको करवाएंगे 1919 एक्ट। बड़ा ही महत्वपूर्ण, देखो दो महत्वपूर्ण एक्ट हमारे यहाँ मिलते हैं करने बच्चों। जो हम भारत का संविधान के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद करेंगे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। हम आपको बता रहे थे पिछली कक्षाओं में कि जो चार्टर एक्ट बने, जो अधिनियम बने भारत के लिए, उन्हीं से भारतीय संविधान की नींव रखी गई, उन्हीं के आधार पर बनाया गया। तो बच्चों देखें, आज हम बात करते हैं 1919 के एक्ट की। 1919 और 1935 दो ऐसे एक्ट हैं बच्चों जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट विषय हैं। तो देखो बच्चों, आज केवल हम आज की कक्षा में शायद 1919 एक्ट को ही कर पाएंगे, तो अच्छे से करना, समझना, इसकी एक एक बातें बारीकी से आपको समझाई जाएंगी बच्चों, ताकि कभी भी दोबारा गलत ना हो। तो इसमें से जो प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, जो एग्जाम में आने योग्य प्रश्न हैं, कोशिश करूंगा मैं वो सभी टॉपिक आपके इसके क्लियर कर पाऊं 1919 एक्ट के। तो देखो बच्चों, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम बोलते हैं एक्ट 1919 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसको कहा जाता है। मोंटेग्यू कौन था बच्चों? ये सचिव था। कौन था? ये भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड इस समय क्या था बच्चों? ये भारत का वायसराय था। भारत का वायसराय था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसे कहा जाता है। चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय रहा। कब से कब तक रहा बच्चों? 1917 से लेकर 1921 तक। 1917 से 1921 तक ये भारत का वायसराय रहा। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं कि इस अधिनियम में क्या महत्वपूर्ण कार्य घटित हुए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1919 एक्ट से जो प्रश्न आते हैं, उम्मीद करूंगा बच्चों कि इससे टॉपिक के जो मैं प्रश्न आपको कराऊंगा उससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। तो ध्यान से करना, देखना, समझना बच्चों। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ इसके अंदर बच्चों, वो क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ बच्चों, का आरंभ हुआ। कहां पर? प्रांतों में। ये ध्यान रहे, कहां पर हुआ बच्चों? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। हालांकि बाद में यह व्यवस्था केंद्र में भी गई, लेकिन जिस समय केंद्र पर द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई तो प्रांतों से उसी समय समाप्त हो गई थी। प्रांतों में शासन व्यवस्था का आरंभ कब से हुआ बच्चों? 1919 से। 1919 से प्रांतों के अंदर आरंभ हुआ बच्चों, और कब तक चला? 1935 तक। कब तक चला? 1935 तक। और जब ये प्रांतों में से समाप्त हुआ बच्चों तो केंद्र में चला गया। तो केंद्र में कब चला गया ये? 1935 में। 1935 भारत सरकार अधिनियम जो करेंगे हम, उसके अंदर ये प्रश्न बनेगा कि 1935 एक्ट में कौन सा शासन व्यवस्था समाप्त की गई? प्रांतों से। तो द्वैध शासन व्यवस्था। और ये शुरू कब हुई? 1935 में हुई। तो ये 1935 एक्ट में आएगा प्रश्न बच्चों। पर यहाँ पर बताना जरूरी था क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। 1919 में शुरुआत हुई, 1935 तक ये चला। 1935 एक्ट के द्वारा इसको प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसको शामिल कर लिया गया, केंद्रीय स्तर के ऊपर इसको शामिल किया गया। अब द्वैध शासन व्यवस्था में क्या बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी बच्चों, देखो दोनों ही अधिनियम 1935 के अंदर आएंगे, इसका समाप्त होना भी और इसका प्रारंभ होना भी केंद्र के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था का। इसमें नियम केंद्र में वायसराय व प्रांत में गवर्नर बनाएगा। जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, इसके अंदर नियम क्या बनाए गए? जो कानून है, जो कानून या नियम बनाने का अधिकार होगा, कानून या नियम बनाने का अधिकार होगा, जो प्रांतों में होगा वो तो होगा गवर्नर को, क्योंकि प्रांतों में भी उस समय तक गवर्नर थे। और जो केंद्र में होगा बच्चों, यहाँ पर जनरल गवर्नर की बजाय क्या आ गया था? वायसराय।
तो यहाँ पर कौन बनाएगा? वायसराय नियम बनाएगा। तो केंद्र में ये तो हम 1935 अधिनियम में पढ़ेंगे जब इसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रांतों में द्वैत शासन क्या था और कैसे शुरू किया गया। देखो, जो प्रांत में गवर्नर थे, इन्होंने अपने कानूनों को कह लो या नियमों को कह लो, दो भागों में बांट लिया, दो विषयों में बंटवारा कर दिया इन्होंने, गवर्नर ने अपने इनका। दो विषय कौन कौन से बनाए इन्होंने? एक तो बनाया बच्चों आरक्षित विषय। कौन सा? आरक्षित विषय। और दूसरा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय। इन्होंने जो प्रांतों में गवर्नर थे, अपने सभी विषयों को दो भागों में डिवाइड कर दिया और नाम दिया, एक को आरक्षित विषय और दूसरे को हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय वाले भाग थे वो कौन कौन से थे? आरक्षित विषय के अंदर केवल वो विषय रखे गए जिनसे आय प्राप्त होती थी, यानी कि जो आय के थे। और हस्तांतरित के अंदर केवल वो विषय रखे गए जो व्यय से संबंधित थे। जो गवर्नर थे प्रांतों में, उन्होंने अपने सभी विषयों को दो भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय के अंदर उन्होंने कौन से विषय रखे? जिनसे सरकार को इनकम होती थी। और हस्तांतरित में जिनके ऊपर सरकार को खर्च करना पड़ता था, उन्हें हस्तांतरित विषयों के अंदर रखा गया। और आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय पर आय और व्यय के संबंध में इनके लिए जो सलाह कार्यकारिणी थी वो कौन सी थी? दोनों स्तर पर अलग अलग थी। देखो बच्चों, यहाँ पर जो सलाहकार समिति थी उसकी, वो थी गवर्निंग काउंसिल। क्या थी? गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल ही इसको यहाँ पर सलाह देती थी इसके लिए नियम बनाने हैं। और हस्तांतरित के अंदर जो उनको सलाह देती थी वो थी बच्चों जो प्रांतीय परिषद। प्रांतीय परिषद जो थी, वो जो प्रांतीय परिषद थी, प्रांतीय परिषद के जो सदस्य थे हस्तांतरित विषयों पर कानून नियम बनाने की सलाह वो देते थे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों ये भी कि आरक्षित विषय पर कानून बनाने में सलाह कौन देती थी? गवर्निंग काउंसिल के सदस्य देते थे। और हस्तांतरित विषय में प्रांतीय परिषद के सदस्य उसको सलाह देते थे कोई भी नियम बनाने के लिए। गवर्निंग काउंसिल के जो सदस्य होते थे बच्चों, ये किस प्रकार के होते थे? ये मनोनीत होते थे। क्या होते थे? मनोनीत। और ये क्या होते थे? निर्वाचित। ये क्या होते थे बच्चों? निर्वाचित। और ये क्या थे? मनोनीत सदस्य होते थे। तो इस प्रकार बच्चों पहला महत्वपूर्ण कार्य हुआ द्वैत शासन व्यवस्था। द्वैत शासन व्यवस्था पहला महत्वपूर्ण कार्य था। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम अगला दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बताएंगे 1919 एक्ट का। तो दूसरा महत्वपूर्ण विषय था बच्चों हमारा कि इस अधिनियम में, दूसरा महत्वपूर्ण विषय था हमारे लिए बच्चों कि इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की बात की गई। उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात की गई। उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात की गई, यानी कि भारत में जो शासन व्यवस्था होगी वो उत्तरदायी होगी। ब्रिटिश संसद उससे पूछेगी, समय समय पर जांच करेगी कि भारत में आपने सुधार के लिए क्या किया, भारतीयों की जीवन व्यवस्था के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं। तो पहली बार उत्तरदायी शब्द शामिल किया गया इस एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए। लेकिन बच्चों ये क्यों एक्ट किया, क्यों शामिल किया गया ये शब्द उत्तरदायी शासन? इसके लिए दो व्यक्ति प्रमुख रूप से दावेदार हैं जिनकी वजह से ये हुआ। कौन? एनी बेसेंट और तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो ये दोनों के प्रयासों की वजह से ही उत्तरदायी शासन शब्द इसके अंदर शामिल किया गया। इन दोनों के प्रयासों से क्यों शामिल किया गया बच्चों? आपको याद होगा एक आंदोलन हुआ था भारत के अंदर। मैं स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं कर रहा 1857 की, वो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का। अब मैं बात कर रहा हूं एक जन आंदोलन की बच्चों। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो कौन सा था बच्चों? सोचो एक बार। हो सकता है गैस करो, हो सकता है आपकी और मेरी सोच मैच कर जाए, हमारा दोनों का ही प्रश्न ठीक हो जाए। एक बार सोचो, जब मैं लिखूंगा तब उसको मैच करना कि सही है आप या नहीं। हाँ,
प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का प्रथम जन आंदोलन, भारत का प्रथम जन आंदोलन किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम जन आंदोलन बच्चों होम रूल आंदोलन को कहा जाता है। होम रूल आंदोलन को कहा जाता है भारत का प्रथम जन आंदोलन। भारत का प्रथम जन आंदोलन यानी होम रूल आंदोलन बच्चों, होम रूल आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था। ये कब हुआ? 1916 में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। इसकी भी आप डेट याद रखेंगे बच्चों, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। या होम रूल आंदोलन का एक और नाम है बच्चों, क्या? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नाम भी इस आंदोलन को दिया गया। देखो जो होम रूल आंदोलन था बच्चों, इसके दो मुख्य नेता थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दो शाखाएं इसकी बनी, दो मुख्य नेता थे बच्चों, दो शाखाएं बनी। पहली जो शाखा बनी वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बनी। कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर बनी? महाराष्ट्र में, पुणे के नाम से, पुणे होम रूल। पुणे होम रूल की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखो बच्चों, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किसने की, तो देखें इस आंदोलन की, जो होम रूल आंदोलन था, दो शाखाएं बनी। पहली शाखा कौन सी बनी? पुणे के अंदर यानी महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में पुणे होम रूल आंदोलन। इसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया बच्चों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका आंदोलन किया गया था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और दूसरा कौन सी थी? मद्रास होम रूल आंदोलन। मद्रास होम रूल आंदोलन, मद्रास होम रूल आंदोलन। इसका बच्चों एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने इसका नेतृत्व किया था। ये दो आंदोलन हुए होम रूल आंदोलन के संबंध में प्रश्न है बच्चों। दो आंदोलन हुए कौन कौन से? एक तो पुणे होम रूल आंदोलन और एक मद्रास होम रूल आंदोलन। इन आंदोलनों से क्या हुआ बच्चों? देखो जब ये दोनों आंदोलन हुए होम रूल आंदोलन, जब 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से वापस आए तो आकर उन्होंने देखा कि जो पार्टी थी, जो संगठन पहले बना हुआ था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो उन्होंने नए सिरे से पार्टी को आरंभ किया, होम रूल उसका नाम रखा और होम रूल आंदोलन की शुरुआत उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने की। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की। दूसरी तरफ एनी बेसेंट, दूसरी तरफ कौन बच्चों? एनी बेसेंट, जो 1913 में भारत आई थी। कब आई थी भारत में? 1913 में भारत आई। भारत आने से पहले ही है इंग्लैंड में गई थी बच्चों, 1913 में ही, 1913 में ही इंग्लैंड गई थी। एनी बेसेंट, हाँ प्रश्न आता है बच्चों, एनी बेसेंट कहां से थी? इसका संबंध कहां से था? तो एनी बेसेंट का संबंध बच्चों बताओ कहां से था? आयरलैंड से। कहां से था? आयरलैंड से। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, आयरलैंड से। एनी बेसेंट का संबंध आयरलैंड से था। 1913 में यह इंग्लैंड में गई, वहां पर जाकर इसको, जो इनकी पार्टी थी आयरलैंड के अंदर, जो यानी कि वहां पर जो होम रूल आंदोलन करती थी पार्टी, उसी पार्टी ने इसको कहा कि भारत में भी आप आंदोलन करो, भारत में भी आप आंदोलन करो। किस चीज के लिए? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं। इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि डोमिनियन सदस्य बनने के लिए भारत के। उस समय ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कई देश डोमिनियन सदस्य थे ब्रिटिश संसद के अधीन। तो भारत को भी ये डोमिनियन राज्य का दर्जा दिलाना चाहती थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने भारत में आकर 1913 में बच्चों संघर्ष करना शुरू किया और इन्होंने भी होम रूल की स्थापना की। लेकिन ये दोनों ही जो होम रूल थे, दोनों के दोनों ही समय के चलते समाप्त हो गए। कैसे? बाल गंगाधर तिलक जब पूरी तरह से जोश में थे, उनके साथ काफी संख्या में लोग जुड़ चुके थे, काफी संगठन उनके साथ जुड़ चुके थे, उसी समय एक ब्रिटिश पत्रकार ने
अपने समाचार पत्र में लिखा कि बाल गंगाधर तिलक भारत के अंदर अशांति फैला रहा है, भारत के अंदर अशांति फैला रहा है। एक पत्रकार था ब्रिटिश, उन्होंने कहा कि ये भारत में अशांति का जनक है, भारत में अशांति का जनक इनको कहा गया, अशांति का जनक। किसके द्वारा? ब्रिटिश पत्रकार के द्वारा। ब्रिटिश पत्रकार था बच्चों एक, जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल बड़ा प्रसिद्ध लेखक था बच्चों, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। जब हम किसी लेक्चर में पुस्तकों के बारे में बात करेंगे तब इनकी चर्चा करेंगे, वैलेंटाइन चिरोल। तो वैलेंटाइन चिरोल ने, इन्होंने इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक भी लिखी है, इंडियन अर्नेस्ट, जो हमारी पुस्तकों के अंदर भी आएंगी, जो इंपोर्टेंट पुस्तक हम करेंगे एग्जाम में आने वाली। तो देखिए बच्चों, इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। इन्होंने कहा कि ये अशांति का जनक है भारत के अंदर। वैलेंटाइन चिरोल केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में पत्रकार और गुप्तचर बनके ब्रिटिश साम्राज्य का रहा है, वहां के बारे में उन्होंने लिखा है, ब्रिटिश सरकार को उससे अवगत कराया है बच्चों। तो वैलेंटाइन चिरोल ने इसे अशांति का जनक कहा और बाल गंगाधर तिलक इससे क्रोधित हुए और उन पर केस दर्ज करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन पर केस दर्ज करने के लिए कहां चले गए बच्चों? इंग्लैंड चले गए। बाल गंगाधर तिलक इन पर केस करने के लिए इंग्लैंड चले गए और पीछे से जो होम रूल लीग थी उसका नेतृत्व करने के लिए कोई अच्छा नेता नहीं रहा, जिस कारण से लगभग ये समाप्त होने की कगार पर आ गया। दूसरी ओर एनी बेसेंट ने जब भारतीयों को संगठित किया, काफी संख्या में लोग इसके साथ जुड़ गए, तो ब्रिटिश संसद ने इसको इंग्लैंड में पेश होने का आदेश दिया और इसके साथ दो अन्य नेता भी थे। तो ये तीनों इंग्लैंड चले गए। वहां पर जब इनसे कहा गया कि आप वहां पर इस तरह का आंदोलन ना करवाएं कि जिससे ब्रिटिश सत्ता को खतरा हो, तो एनी बेसेंट के मध्य और जेम्स फोर्ड जो मोंटेग्यू थे सचिव उस समय, उनके मध्य समझौता हुआ वहां पर जाने के बाद। और उस समझौते के तहत ये कहा गया कि अब जो भारतीयों के लिए शासन व्यवस्था होगी वो उत्तरदायी शासन व्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था होगी? उत्तरदायी शासन व्यवस्था होगी। उसे जवाब देना होगा कि कैसा विकास भारत में हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। 1920 में आते आते, अब ये जो होम रूल थी ये समाप्त कैसे हुई बच्चों? 1920 में इस होम रूल का जो नेता बना, जब बाल गंगाधर तिलक वापिस आए तो वापिस आकर उन्होंने देखा पार्टी बिखर चुकी है, बिखरने लग गई। तो उसने क्या किया? वो कांग्रेस से संपर्क साधा और वो कांग्रेस में शामिल हो गए और महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बना दिया होम रूल लीग का। 1920 में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने और धीरे धीरे बच्चों इस होम रूल लीग का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया। तो इस प्रकार ये कांग्रेस पार्टी होम रूल पार्टी लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। देखो, जब एनी बेसेंट को लंदन मनाया गया तो मोंटेग्यू और इसके मध्य समझौता हुआ था 20 अगस्त 1917 को। ये रहा जो मोंटेग्यू और इसके बीच, एनी बेसेंट के बीच बच्चों जो समझौता हुआ वो कब हुआ? 20 अगस्त को। 20 अगस्त 1917 को इनके मध्य समझौता हुआ और समझौते में कहा गया कि भारत के लिए अब क्या किया जाएगा? एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था को शामिल किया जाएगा, जो भी हमारा अगला अधिनियम होगा उसके अंदर। तो ये था बच्चों होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। अगर प्रश्न पूछा जाता है भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक बात, इस दोनों जो होम रूल पार्टियां थी दो, एक पुणे में बनी और एक मद्रास में बनी, इन दोनों ने 1917 में अपने लिए एक झंडे का निर्माण भी किया था बच्चों, जो ज्यादा फेमस नहीं हुआ, पर 1917 में इन दोनों ने अपने लिए एक झंडे का निर्माण किया था बच्चों, जिसके अंदर इस प्रकार से 8 पट्टियां थी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 8 पट्टियां थी। 5 लाल पट्टियां थी, जैसे ये लाल हो गई, उसके बाद हरी,
उसके बाद लाल हरी लाल हरी लाल हरी। इस प्रकार से बच्चों 8 पट्टियां थी, 8 पट्टियां थी और इसके अंदर 7 स्टार भी लगे हुए थे बच्चों, 7 स्टार लगे हुए थे। एक साइड में क्या था, चांद और तारा एक साथ बने हुए थे और इस प्रकार से ये 7 स्टार भी थे और साइड में इसके थोड़ा सा ब्रिटिश झंडे का चिन्ह भी यहाँ पर बना हुआ था, जो ब्रिटिश एम्पायर का झंडा है उसके जैसे बच्चों। तो ये झंडा बनाया गया था, हालांकि ये ज्यादा फेमस नहीं हुआ, पर 1917 में इन दोनों होम रूल पार्टी ने मिलकर एक झंडे का निर्माण किया था जिसके अंदर 7 तारे भी थे और 5 लाल और 4 हरी पट्टियां भी बनाई गई थी। 1915 में बच्चों एनी बेसेंट ने, जो भारतीयों को 1913 में भारत आई, भारतीयों को इस आंदोलन के लिए जो एनी बेसेंट ने तैयार किया वो कब किया, पहली बार उन्होंने 1915 में 2 समाचार पत्रों में इस आंदोलन के बारे में चर्चा की। भारतीयों को जोड़ा 2 समाचार पत्रों के द्वारा 1915 में। ये समाचार पत्र कौन कौन से थे बच्चों, एक तो था न्यू इंडिया समाचार पत्र था बच्चों, न्यू इंडिया में इन्होंने पहली बार लेख छापा जिसके अंदर भारतीयों की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया, और दूसरा था कॉमनवेल्थ। ये 2 समाचार पत्र इन्होंने दोनों के अंदर भारतीयों को उत्साहित करने के लिए, जागृत करने के लिए दोनों में अपने लेख निकाले। एनी बेसेंट ने, जो मूल रूप से आयरलैंड की थी, आयरलैंड के अंदर भी वो होम रूल, जो वहां पर पार्टी थी, होम रूल पार्टी की सदस्य थी। तो ये था जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो इसके अंदर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अगला कार्य करेंगे बच्चों। और अगला महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों, जो तीसरा कार्य था वो था केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा। केंद्र व प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया बच्चों कि कौन से विषय पर केंद्र फैसला लेगा और किस पर प्रांत फैसला लेंगे। ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था, विषय बांट दिए गए। चौथा और महत्वपूर्ण कार्य था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, जिसके बारे में मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं कि 1919 एक्ट में 4 विषयों में विस्तार हुआ था। 4 विस्तार हुए थे, वो कौन कौन से हुए थे वो पिछली कक्षा में मैं आपको बता चुका हूं, मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता तो पिछली कक्षा जरूर देखें, उसके बाद अगली कक्षा देखें। जी, विस्तार हुआ था 4 विषयों में। 5वां महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ, क्या, जो ये अधिनियम है इसकी जांच करने के लिए, जो ये अधिनियम बना बच्चों, इसकी जांच करने के लिए ये सही तरीके से भारत में चला कि नहीं चला, भारत के अंदर इसका कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज को देखते हुए एक फैसला लिया गया ब्रिटिश संसद के अंदर कि 10 वर्ष बाद एक आयोग भारत जाएगा और जो उसकी जांच करेगा कि 1919 एक्ट का भारतीयों को कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, भारतीय प्रजा उससे संतुष्ट हुई कि नहीं हुई। अब देखो, तो ये था 5वां महत्वपूर्ण कार्य। और छठा महत्वपूर्ण जो कार्य था बच्चों, वो था द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत के अंदर अपनाई गई। कैसे, तो नाम दिए गए राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद व केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया बच्चों। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद क्या है, जो वर्तमान में हमारा संसद का सिस्टम है वो भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। भारत के अंदर कैसी संसद प्रणाली बनाई गई है, द्विसदनात्मक। तो वर्तमान में इन दोनों के नाम पलटकर क्या रख दिए गए हैं, इसको हम राज्यसभा बोलते हैं और इसको हम लोकसभा बोलते हैं बच्चों। राज्यसभा व लोकसभा, जो वर्तमान में इन दोनों सदनों के नाम रखे गए हैं। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों
जो लोक सेवा आयोग था उसके गठन का प्रावधान। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया बच्चों। पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सेवाओं के लिए भर्ती होगी वो निष्पक्ष आधार पर होगी। लेकिन इसके अंदर कई खामियां पाई गई बच्चों। जब इसकी लिस्ट जारी हुई तो उसके अंदर केवल पूंजीपतियों और जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे उन्हीं लोगों के नाम देखने को मिले। फलस्वरूप भारत में इसका भी विरोध हुआ और ब्रिटिश संसद ने लोक सेवा आयोग का विरोध होने पर इसकी असफल होने के कारण एक आयोग का गठन किया, जिसे बच्चों ली आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी जांच के लिए जब यह असफल हुआ तो इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया बच्चों, जिसे ली आयोग या रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, ली आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड ली। ली आयोग के जो अध्यक्ष थे बच्चों वो थे लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और उसने पीएससी की असफलता की जांच की। कब किया गया ये गठन बच्चों? 1923 में इसका गठन किया गया। ली आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट बनाई, यानी कि अपना प्रतिवेदन जब ब्रिटिश सरकार को सौंपा, ली आयोग ने इसकी जांच करने के बाद अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश सरकार को सौंपा और उसकी सिफारिश के आधार पर उसकी जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, यानी कि प्रतिवेदन, इनके प्रतिवेदन के आधार पर जो इन्होंने प्रतिवेदन दिया ली आयोग ने, इनके आधार पर एक नई संस्था का निर्माण किया गया और एक नया शब्द इसके साथ जोड़ा गया। क्या? केंद्रीय। क्या शब्द जोड़ा गया बच्चों? केंद्रीय। अब इसका नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया, जिसको हम केंद्रीय लोक सेवा आयोग को बोलते हैं सीपीएससी, यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक नया नाम इसको दिया गया। हाँ, अब बात होती है सीपीएससी का जो गठन हुआ वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर रोज बारकर की अध्यक्षता में बच्चों इसका गठन हुआ। देखो, हम आपको बता रहे हैं कि भारत के अंदर जो यूपीएससी है उसका गठन कैसे हुआ। उसके गठन का प्रारंभ एक्ट 1919 के तहत पहली बार किया गया था पीएससी के नाम से। जब पीएससी में कुछ खामियां पाई गई तो उसको बदल कर बच्चों क्या कर दिया गया? सीपीएससी, ली आयोग की सिफारिश पर, यानी रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इसका नाम बदला गया, सीपीएससी इसका नाम कर दिया गया। 1935 एक्ट में भी इसके अंदर चेंज हुआ। 1935 के अंदर, हालांकि हमें ये चीज 1935 एक्ट के अंदर पढ़नी चाहिए बच्चों, लेकिन हम पीएससी के बारे में कंप्लीट आपको यही बता देना चाहते हैं कि यूपीएससी का गठन भारत में किस प्रकार हुआ, उसका बेस यानी आधार क्या रहा। तो 1935 में इसका नाम रखा गया एफपीएससी। 1935 में इसका नाम रखा गया बच्चों एफपीएससी, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसका नाम बदल दिया गया 1935 एक्ट के अंदर बच्चों, 1935 के अंदर। और वर्तमान में, अब हम वर्तमान पे आते हैं, वर्तमान में जो इसका गठन किया गया, यानी कि वर्तमान के लिए 1950 में भारत स्वतंत्र होने के बाद 1950 में इसका नाम बदल दिया गया बच्चों, और 1950 में इसे एक्ट की जगह यू शब्द ले लिया गया, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
मतलब वही होता है यूनियन का भी और फेडरल का भी, संघ का भी। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका नाम पड़ा यूपीएससी। तो इस प्रकार से भारत के अंदर 1919 एक्ट ने यूपीएससी की नींव रखी, आधार बनाया इसको, और इस प्रकार से इसके समय समय पर नाम चेंज होते रहे। भारत में जब 1950 में जब भारत आजाद हुआ तो एक आर्टिकल है जिसके अंदर इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में क्या कहा गया है बच्चों कि केंद्रीय स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य स्तर पर भी एक राज्य सेवा आयोग होगा। 2 राज्यों के लिए एक सेवा आयोग भी हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम एक चीज जो ये था आपका 5वां कार्यकाल एक्ट के तहत 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए बच्चों, जो हमारा एक्ट 1919 था, इसके तहत एक बात निश्चित की गई थी कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग क्या करेगा? जो 1919 एक्ट है बच्चों, जो 1919 एक्ट है उसके बारे में सरकार को सूचित करेगा, ब्रिटिश सरकार को उसके बारे में सूचना देगा, यानी कि उसका रिपोर्ट प्रतिवेदन वो सरकार को सौंपेगा। ये फैसला हुआ था कि ये 10 साल बाद होगा। जब ये 1919 एक्ट था बच्चों, जब ये 1919 एक्ट था तो इसकी रिपोर्ट कब आनी थी बच्चों? 1929 में। आयोग का गठन कब होना था? 1929 में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका गठन 1929 में नहीं हुआ, बल्कि इसका गठन 1927 में ही कर दिया गया। इसका गठन 1927 में ही कर दिया गया। और यह आयोग जो आया भारत में किसके नाम से आया बच्चों? साइमन कमीशन के नाम से भारत में आया। साइमन कमीशन के नाम से यह आयोग भारत के अंदर आया बच्चों, साइमन कमीशन। और सर साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। सर साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अंदर बच्चों 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। साइमन कमीशन आयोग में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे बच्चों साइमन कमीशन आयोग में। हाँ, उन 7 सदस्यों के नाम कभी नहीं पूछे जाते एग्जाम में, अब तक नहीं पूछे गए। तो देखें ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम 7 के नाम भी याद करें। अब बात है साइमन कमीशन का एक दूसरा नाम भी था बच्चों, क्या? स्वेद कमीशन। स्वेद कमीशन। यह नाम क्यों था? क्योंकि इसके अंदर, इसको याद रखना बच्चों, इसका दूसरा नाम था स्वेद कमीशन। यह नाम क्यों था? क्योंकि इस आयोग के अंदर बच्चों 7 अधिकारी थे अध्यक्ष के साथ, तो वो 7 के साथ अंग्रेज थे। 7 के साथ अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको स्वेद कमीशन भी कहा गया। जो साइमन थे, सर साइमन, उनका संबंध उदारवादी यानी लिबरल पार्टी से था। जो इनका संबंध था वो उदारवादी यानी कि लिबरल पार्टी से था। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि इसका गठन 2 साल पहले ही कर दिया गया? 2 साल पहले ही इसका गठन कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में 3 पार्टियां होती थी बच्चों। कौन कौन सी? लेबर, मुख्य 3 पार्टियां थी बच्चों, लेबर, लिबरल और कंजर्वेटिव। जिस समय साइमन कमीशन भारत आया उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसका भारत के प्रति दृष्टिकोण कोई सकारात्मक नहीं था, केवल नकारात्मक ही था। उदारवादी जो पार्टी थी बच्चों, लिबरल पार्टी, उसका सदस्य था कौन? सर साइमन। कौन था? सर साइमन, जो उस समय भारत आया। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को 1926 में ही यह महसूस हो गया था, 1927 में ही, कि 1929 में जो इंग्लैंड में चुनाव होने हैं
उसके अंदर लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आने वाली है। उनको पहले ही ऐसा महसूस हो गया था बच्चों, कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं को, कि 1929 में जो चुनाव होने हैं उसके अंदर स्पष्ट बहुमत से लेबर पार्टी की सरकार बनने वाली है। और लेबर पार्टी हो सकता है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा कार्य ना करें, बल्कि लेबर पार्टी का उनको डर था कि शायद वो भारतीयों के पक्ष में कोई फैसला लेंगे, इसलिए उन्होंने 2 साल पहले ही इसका गठन कर दिया। लेबर पार्टी, देखो जो ये 7 सदस्य थे, इनके अंदर लिबरल पार्टी का सदस्य भी आए थे, कंजर्वेटिव भी आए थे, लेबर के भी आए थे। पर ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लेबर पार्टी का एक सदस्य है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो भी आया था, जॉन क्लीमेंट एटली। जॉन क्लीमेंट एटली, ये भी इस 7 सदस्यीय समिति के साथ भारत आया था। जॉन क्लीमेंट एटली क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय भी इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी की सरकार थी और उस समय जॉन क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो कौन थे बच्चों? जॉन क्लीमेंट एटली। जॉन क्लीमेंट एटली पहले बार आ चुका था साइमन कमीशन के अंदर, तो जॉन क्लीमेंट एटली भी उसी का सदस्य था साइमन कमीशन का। यह लेबर पार्टी से संबंध रखता था। तो देखो बच्चों, ये 27 के अंदर इसका गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को यह आयोग भारत पहुंचा। भारत कब आया? 3 फरवरी को भारत पहुंचा। जो साइमन कमीशन आयोग था 3 फरवरी को भारत पहुंचा 1928 को। और कहां पर पहुंचा? हाँ, कहां पर पहुंचा बच्चों? बंबई। कहां पर आया था ये? बंबई आया था बच्चों यह आयोग। और इन्होंने 2 साल बाद अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश सरकार को सौंपा। 2 साल बाद यानी कि 1930 में अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट बच्चों, जो इन्होंने समीक्षा की भारत के अंदर आकर 1919 एक्ट की, तो वो ब्रिटिश सरकार को सौंपा। तो ये था 10 वर्ष बाद आयोग जो आना था, वो 2 वर्ष पहले क्यों आया, इसका कारण बच्चों, इस कारण से 2 साल पहले आया, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी को महसूस हो चुका था कि आगे लेबर पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी बिल्कुल, हाँ। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। हाँ, एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है बच्चों कि जो 1919 एक्ट था वो भारत में लागू कब हुआ? 1921 में लागू हुआ था बच्चों। 1919 एक्ट जो बनाया गया वो कब लागू हुआ था बच्चों? 1921 में लागू हुआ था। तो ये था बच्चों एक्ट 1919। इसके बाद हम अगली कक्षा में एक्ट 1935 की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर भारत के संविधान से संबंधित क्लासें शुरू हो जाएंगी आपकी। तो ध्यान से देखते रहिए, बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक में से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान से करें, अच्छे से करें। और अगर आपको ये समझ में आता है और कुछ नया सीखने को मिलता है आपको, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद।